Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss geography from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज की हमारी डिस्कशन का फोकस रहेगा इंडिया की लोकेशन, स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी पर। उड़ान मैगजीन के सोर्सेज को यूज करके आवर मिशन इज टू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं भारत के एक ब्रॉड जियोग्राफिकल ओवरव्यू से। सोर्सेज के मुताबिक भारत का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। बिल्कुल। और ये दुनिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का मतलब 2.4% बनता है। 2.4%। ठीक है। और कोस्टलाइन का क्या? हाँ, कोस्टलाइन के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मेनलैंड इंडिया की जो कोस्टलाइन है वो है 6100 किलोमीटर्स। सिर्फ मेनलैंड की? हाँ, लेकिन जब हम इसमें आइलैंड ग्रुप्स मतलब अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ देते हैं तो ये लेंथ बढ़कर 7517 किलोमीटर्स हो जाती है। अच्छा। और एक और बात, इंडियन ओशन की बाउंड्री पर जितने भी देश हैं उनमें भारत की कोस्टलाइन सबसे लंबी है। इंटरेस्टिंग। और इसमें वो टेरिटोरियल वाटर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है ना? हाँ, कि हमारा समुद्र पर कंट्रोल कहाँ तक है। एग्जैक्टली। भारत का टेरिटोरियल वाटर कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 22.2 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो PW+ बॉक्स में दी गई है। इम्प्रूव्ड सैटेलाइट मैपिंग की वजह से इंडिया के ऑफिशियल कोस्टलाइन लेंथ को रिवाइज किया गया है। ओ, रिवाइज किया गया है। तो अब नया फिगर क्या है? नया ऑफिशियल फिगर 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 11098.81 किलोमीटर हो गया है। वाओ, ये तो काफी बड़ा जंप है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नंबर का अपडेट नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी मैपिंग टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। सुंदरबन जैसे कॉम्प्लेक्स डेल्टा को एक्यूरेटली मैप करने का मतलब है कि अब हम कोस्टल इरोजन और डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये तो वाकई एक सिग्निफिकेंट अपडेट है। इसमें राज्यों के नंबर्स में भी कोई बड़ा बदलाव आया? हाँ, गुजरात की कोस्टलाइन अब भी सबसे लंबी है 2340.62 किलोमीटर के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ वेस्ट बंगाल ने दिखाई है। वेस्ट बंगाल ने? हाँ, सुंदरबंस की डिटेल्ड मैपिंग के बाद वेस्ट बंगाल की कोस्टलाइन में 721 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इंटरेस्टिंग। अब भारत के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट यानी उसके फैलाव को समझते हैं। हाँ, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ वो है 6 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लद्दाख तक। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? वेस्ट टू ईस्ट वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट गुजरात से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का फैलाव है ये दूरी में कितना होता है? देखिए, नॉर्थ में लद्दाख से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक की दूरी करीब 3200 किलोमीटर है और वेस्ट में गुजरात से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2900 किलोमीटर। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वाला पॉइंट ये पहले यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है तब गुजरात में अभी भी अंधेरा होता है। ये जो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है इसका टाइम पर क्या असर होता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसी टाइम डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन को अपनाया है जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है। अभी कुछ की ज्योग्राफिक पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 नॉर्थ पर है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल जो कराकोरम रेंज में है। और पूरे इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट तो अंडमान एंड निकोबार में है, राइट? करेक्ट। इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 नॉर्थ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में। ट्रेजिकली 2004 की सुनामी में ये सबमर्ज हो गया था। ओह यस। और ये पॉइंट इंडोनेशिया से 6 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेटेड है। अगर हम इसे मैप पर इमेजिन करें तो इंदिरा कोल सबसे ऊपर, किबीथू पूर्व में, ग्वार मोती पश्चिम में और कन्याकुमारी मेनलैंड के दक्षिणी सिरे पर है और इंदिरा पॉइंट इन सबसे दक्षिण में है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं भारत के पड़ोसियों पर। नॉर्थ वेस्ट में हमारे लैंड बॉर्डर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारा कनेक्शन वखान कॉरिडोर के थ्रू है ना? हाँ बिल्कुल। और नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान, जबकि ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लैंड बॉर्डर की लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है? सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं 4096.7 किलोमीटर। अच्छा, बांग्लादेश के साथ। हाँ, उसके बाद चाइना आता है 3488 किलोमीटर्स और फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स। और हमारे आइलैंड नेबर्स? दो प्रमुख हैं। साउथ में श्रीलंका जो हमसे गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट से सेपरेट होता है। और दूसरा? दूसरा है मालदीव्स जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है और 8th डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। आपने पार्क स्ट्रेट और 8th डिग्री चैनल जैसे टर्म्स यूज किए, इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ये चैनल्स और कॉरिडोर्स सिर्फ ज्योग्राफिकल सेपरेशंस नहीं है बल्कि ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी हैं। एस्पिरेंट्स को मैप पर इन सभी लोकेशंस को जरूर लोकेट करना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। सोर्स बताता है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसमें कुछ सटीज डिटेल्स भी है, राइट? हाँ, जैसे
इसका मैक्सिमम पैसेज मध्य प्रदेश से है और सबसे छोटा सेक्शन राजस्थान में। एक बहुत पॉपुलर ट्रिविया क्वेश्चन भी यहीं से बनता है कि कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? माही रिवर। एग्जैक्टली, माही रिवर। और कैपिटल सिटीज की बात करें तो रांची इसके साउथ में सबसे करीबी कैपिटल है, जबकि जयपुर, अगरतला और आइजॉल नॉर्थ में सबसे करीब है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। राइट। पूरी देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इसी लाइन से डिफाइन होता है, जो UTC से 5.5 घंटे आगे है। और ये मेरिडियन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की कैपिटल, वो इस मेरिडियन के सबसे करीब है। सोर्स में 2 PW+ बॉक्सेस भी हैं। एक टाइम जोन के बारे में है। हाँ, पहला बॉक्स बताता है कि टाइम जोन क्या है। बेसिकली एक स्टैंडर्ड टाइम जो किसी रीजन को एलोकेट किया जाता है, और ये रीजन लॉन्गिट्यूडनली लगभग 15 डिग्रीज चौड़ा होता है। और दूसरा बॉक्स? इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में? यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट ज्योग्राफी के लिहाज से काफी यूनिक है। और एक और फैक्ट, सिर्फ 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनसे ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस होकर गुजरती हैं। और इन्हीं लाइंस के आधार पर हम भारत को क्लाइमेटिक जोन्स में भी बांटते हैं ना? है ना? बिल्कुल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को मोटे तौर पर 2 मेन क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करता है। इसके साउथ का एरिया ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जहां साल भर मौसम गर्म रहता है, और इसके नॉर्थ का एरिया सब ट्रॉपिकल जोन है, जहां हमने सीजन्स में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि भारत की लोकेशन और बॉर्डर्स कितने डाइवर्स है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डाइवर्सिटी आई कहाँ से? इसका जवाब भारत के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में छिपा है ना? प्रिसाइजली। कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले। इंडियन प्लेट, जो मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, इक्वेटर के साउथ में थी। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई और नॉर्थवर्ड्स ड्रिफ्ट करना शुरू किया। और इसी जर्नी ने भारत के जियोलॉजिकल डिविजन्स को शेप दिया। हाँ, इसी लॉन्ग जर्नी और यूरेशियन प्लेट के साथ हुए कोलिजन ने इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कौन सी 3 कैटेगरीज? पहला और सबसे ड्रामेटिक है द हिमालयाज। ये एक मजेस्टिक यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है, जो यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बनी है, जिसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। हाँ, आउटर हिमालयाज यानी शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज यानी हिमाचल, और ग्रेटर हिमालयाज यानी हिमाद्री। ये माउंटेन्स हमारी मेजर रिवर सिस्टम्स का सोर्स भी हैं। और दूसरा डिवीजन? दूसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इसे ऐसे समझिए कि हिमालय के बनने के बाद उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया, एक जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन। बिल्कुल। करोड़ों साल तक हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ मिट्टी लाकर इस गड्ढे को भरती रहीं, जिससे आज का हमारा फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन बना। और तीसरा डिवीजन द पेनिनसुला ब्लॉक? करेक्ट। द पेनिनसुला ब्लॉक, जो भारत का सबसे पुराना और स्टेबल लैंडमास है। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री कच्छ से शुरू होकर अरावली हिल्स, दिल्ली और राजमहल हिल्स तक फैली हुई है। और नॉर्थ ईस्ट में कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार भी इसी का हिस्सा है। हाँ, वो इसी ब्लॉक के एक्सटेंशंस हैं। ये मुख्य रूप से एंशिएंट ग्नीसेस और ग्रेनाइट्स जैसी हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। स्टेबल ब्लॉक से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैम्ब्रियन पीरियड से, यानी लगभग 500 मिलियन ईयर से, इस हिस्से में कोई बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस या फोल्डिंग नहीं हुई है, जैसा कि हिमालयस में हुआ। अच्छा। एंशिएंट ब्लॉक माउंटेन्स मिलती हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब इन्हीं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम इंडिया को 6 मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांट सकते हैं। 6 डिविजन्स? कौन कौन से? द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। ठीक है, तो पहले डिवीजन से शुरू करते हैं, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। बिल्कुल। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनमें हिमालयाज और उनका ईस्टर्न एक्सटेंशन पूर्वांचल हिल्स शामिल हैं। इसी में ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन भी आता है ना? हाँ, जिसे तिब्बत हिमालयन रीजन भी कहते हैं। ये ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में है और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश जैसी रेंजेस हैं। काराकोरम रेंज को तो बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। चलिए अब हिमालयाज के डिविजन्स को और डीपली समझते हैं। इन्हें 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। पहले नॉर्थ साउथ डिवीजन देखते हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे नॉर्थ में सबसे ऊंची और कंटिन्यूअस रेंज है द ग्रेट हिमालयाज, जिसे इनर हिमालयाज या हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी एवरेज एलिवेशन 6100 मीटर्स है, राइट? हाँ, और ये रेंज वेस्ट में नंगा पर्वत से ईस्ट में नामचा बरवा तक एक आर्क की तरफ फैली है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी इसी रेंज में है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा। यस, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सभी हिमाद्री का हिस्सा हैं। यहाँ कई इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला और शिपकीला, उत्तराखंड में नीति पास और लिपू लेख, और सिक्किम में नाथुला और जलेपला। बिल्कुल।
हिमाद्री के साउथ में आती है लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज। इसकी क्या खासियत है? इसकी एल्टीट्यूड हिमाद्री से कम है, करीब 3500 से 4500 मीटर्स। इसका टेरेन काफी रगड़ है, जिसमें खूबसूरत वैलीज हैं। और हमारे ज्यादातर फेमस हिल स्टेशंस शिमला, मसूरी, वो सब यही है। एग्जैक्टली शिमला, मसूरी, धर्मशाला और कुल्लू कांगड़ा वैली सब इसी रेंज में है। पीर पंजाल पास और बनिहाल पास यहीं के इंपॉर्टेंट पासेस हैं। और सबसे आउटर रेंज है शिवालिक्स। हाँ, ये ग्रेट और लेसर हिमालयाज के बाद बनी। ये लो एल्टीट्यूड हिल्स हैं जिनकी हाइट 900 से 1100 मीटर के बीच है। और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है। बिल्कुल, रिवर्स द्वारा लाए गए सैंड, ग्रेवल और कॉन्ग्लोमरेट से। इनकी खास पहचान है दून्स, जो फ्लैट बॉटम्ड वैलीज होती हैं, जैसे देहरादून। ये तो हुआ नॉर्थ साउथ डिवीजन। अब हिमालयाज के ईस्ट वेस्ट डिवीजन को देखते हैं। इसे रीजनल बेसिस पर बांटा गया है। सबसे पहले है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी की रेंजेस आती हैं। K2, नंगा पर्वत जैसे पीक्स यही हैं। हाँ, और खारदुंगला और जोजिला जैसे स्ट्रेटेजिक पासेस भी। कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र भी इसी सेक्शन में है। डल लेक, वुलर लेक और लद्दाख का पैंगोंग जो। और सैफ्रॉन की खेती के लिए फेमस केरेवाज भी यहीं मिलते हैं। बाल्टोरो और सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स भी इसी रीजन में हैं। और यहीं लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में चंगपा ट्राइब रहती है, जो फाइन वुल देने वाली पश्मीना गोट्स पालती है। अगला रीजन है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। ये रीजन ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज से मिलकर बना है। कामेत, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स और बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी पिलग्रिमेज साइट्स यही हैं। प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स भी यही है। बिल्कुल। इसके बाद आता है नेपाल हिमालयाज, जो मोस्टली नेपाल में है। और ये हिमालयाज का टॉलेस्ट सेक्शन है ना? हाँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू सब यही हैं। इसके बाद आता है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। यहाँ कंचनजुंगा पीक है और जेलिपला और नाथुला जैसे पासेस हैं। लेप्चा ट्राइब और टी प्लांटेशंस भी यहीं की खासियत है। करेक्ट। और सबसे पूर्व में है अरुणाचल हिमालयाज। नामचा बारवा पीक तक। राइट। यहाँ के इंपॉर्टेंट पीक्स हैं कंगतू और नामचा बारवा। यहाँ मोम्पा, अबोर, मिशमी जैसी ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम कहते हैं, प्रैक्टिस की जाती है। हिमालयाज के मेन आग के अलावा नॉर्थ ईस्ट में कुछ और हिल्स भी हैं, जिन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। करेक्ट। ये हिमालयाज का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। इसमें पटकाई बुम आती है, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच बाउंड्री बनाती है। फिर आते हैं नागा हिल्स, जिनका हाईएस्ट पीक माउंट सारामती है। और ये इंडिया और म्यांमार के बीच एक वाटरशेड का काम करती हैं। वाटरशेड का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी हाई रिज लाइन जो दो रिवर सिस्टम्स के ड्रेनेज एरिया को अलग करती हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ या तो इंडिया की तरफ बहती हैं या म्यांमार की तरफ। गॉट इट। नागा हिल्स के साउथ में मणिपुर हिल्स है और फिर मिजो हिल्स। यस, मणिपुर हिल्स में लोकटक लेक है और मिजो हिल्स, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहते हैं, अनकंसोलिडेटेड रॉक से बनी है। इसका हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन है। इन सभी पूर्वांचल हिल्स में ट्राइबल पॉपुलेशंस और झूम कल्टीवेशन कॉमन है। बात करते हैं कहानी के उद्गम से, मतलब हिमालय के विशाल ग्लेशियरों से। हमारे सोर्सेज में एक पूरी लिस्ट है। तो पहला नाम है सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, सियाचिन। ये काराकोरम रेंज में है। ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, बल्कि सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी एक खास बात ये नुब्रा वैली में स्थित है और पोलर रीजन्स के बाहर ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। दूसरा सबसे लंबा? और काराकोरम रेंज में और भी ग्लेशियरों के नाम हैं, जैसे ब्याफो और चोगोलुंगमा। क्या इनमें कोई समानता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, ब्याफो ग्लेशियर जो लद्दाख के बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, वो शिगार रिवर को पानी देता है। अच्छा। और चोगोलुंगमा भी पास में ही गिलगित बाल्टिस्तान में है। ये सभी ग्लेशियर एक ही विशाल बर्फीले इलाके का हिस्सा हैं, जो इंडस रिवर सिस्टम के लिए पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ओके। इसी लिस्ट में हिस्पार ग्लेशियर का भी जिक्र है, जो दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है और वो भी गिलगित बाल्टिस्तान में ही है। यानी काराकोरम रेंज ग्लेशियरों का एक तरह से घर है। हाँ। अब लिस्ट में अगला नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में है। इसका महत्व तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। गंगोत्री सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, बल्कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का स्रोत है। ये चौखाम्बा पीक से निकलता है और इसके मुख को गोमुख कहते हैं। ये सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। सोर्स में रीमो ग्लेशियर का भी जिक्र है, जो लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में है। हाँ, रीमो ग्लेशियर से निकलने वाला पानी शॉक रिवर में जाकर मिलता है, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। आप देख रही हैं कैसे ये सभी ग्लेशियर एक दूसरे से और एक बड़ी नदी प्रणाली से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अब पूर्व की ओर चलते हैं। यहाँ जेमू ग्लेशियर का नाम है, सिक्किम, नेपाल से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जेमू जो है वो पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जहां पश्चिम में ग्लेशियर सिंधु प्रणाली को पानी दे रहे हैं, वहीं जेमू ग्लेशियर रिवर तीस्ता का मुख्य स्रोत है। अच्छा, तीस्ता नदी का? हाँ, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ नाम है, जैसे सोनापानी और बाराशिगरी। जी, सोनापानी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की चंद्र घाटी यानी लाहौल और स्पीति में है। ये पीर पंजाल रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है और रोहतांग पास के पास स्थित है। ओके।
वहीं बाराशिगरी भी चंद्र घाटी में ही है और ये हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये रिवर चेनाब के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इसमें एक और दिलचस्प बात है कि यहाँ एंटीमोनी डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री के अलावा मिलम और पिंडारी ग्लेशियर का भी जिक्र है। जी, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये रिवर गोरी गंगा का मुख्य स्रोत है। ओके। इसी तरह पिंडारी ग्लेशियर से रिवर पिंडारी निकलती है जो आगे अलकनंदा में मिल जाती है। लिस्ट में कुछ और नाम भी हैं, जैसे कश्मीर से रूपल, हिमालयन रेंज से गंगरी, ननकुन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से डैमियर नंगा पर्वत। रूपाल ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय में है और उत्तर पूर्व की ओर बहता है। गंगरी नुनकुन पर्वतों का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और डायमियर ग्लेशियर को किंग ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, जो नंगा पर्वत के पास है। ये सब हिमालय की विशालता और विविधता को दिखाते हैं। इस लिस्ट का आखिरी नाम है चंग कुमदान ग्लेशियर, लद्दाख के काराकोरम में। ये ग्लेशियर भी श्योक रिवर को ही पानी देता है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। सोर्स बताता है कि इसके आगे बढ़ने से नदी का रास्ता रुकने का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो ये ग्लेशियर्स सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये जीवन देने वाली नदियों का स्रोत है। और जब ये नदियां पहाड़ों से उतरकर अपनी यात्रा शुरू करती हैं, तो वे अपने साथ लाई मिट्टी से भारत के सबसे उपजाऊ हिस्से को जन्म देती हैं, द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। सोर्स के अनुसार नॉर्दर्न प्लेन्स मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियों इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ये मिट्टी इन मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती है। और इनकी सामान्य ऊंचाई भी 50 से 150 मीटर के बीच ही है, यानी ये बहुत समतल है, जो खेती के लिए आदर्श है। अब सोर्सेज में इन मैदानों के कुछ ब्रॉड डिविजन्स दिए गए हैं। पहला है वेस्टर्न पार्ट, पंजाब प्लेन्स। पंजाब के मैदानों की सबसे बड़ी खासियत है दोआब। ये शब्द ही अपनी कहानी कहता है, दो और आब यानी पानी। 2 नदियों के बीच की जमीन। हाँ, जो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनी होती है। ये मैदान मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में है और इंडस रिवर सिस्टम की 5 प्रमुख सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज से बने हैं। इसीलिए यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग होती है। ओके। मैदानों का दूसरा हिस्सा है सेंट्रल पार्ट, गंगा प्लेन्स। इसका विस्तार तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा। यहाँ नदियों के बनाए हुए कई फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे सैंडबार्स, ऑक्सबो लेक्स, मियांडर्स एंड ब्रेडेड स्ट्रीम्स। ऑक्सबो लेक्स, एक मिनट, ये क्या होते हैं? जब कोई नदी मैदानी इलाके में बहुत ज्यादा मुड़कर बहती है, मतलब मियांडर करती है, तो कभी-कभी वो एक छोटा रास्ता अपना लेती है और अपना पुराना यू शेप का मोड़ पीछे छोड़ देती है। अच्छा। पानी से भरा यही छूटा हुआ हिस्सा ऑक्सबो लेक कहलाता है। इस गंगा के मैदान की एक और खास बात है कि हरियाणा और दिल्ली इंडस और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं। मतलब पानी को 2 अलग-अलग दिशाओं में बांटते हैं। बिल्कुल। और तीसरा डिवीजन है ईस्टर्न पार्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो मुख्य रूप से असम में है। इस मैदान की पहचान ब्रह्मपुत्र नदी से है, जो बहुत विशाल और डायनामिक है। यहाँ आपको बड़े-बड़े रिवराइन आइलैंड्स और सैंड बार्स मिलेंगे। नदी अक्सर अपना रास्ता बदलती है, जिससे ब्रेडेड स्ट्रीम्स बनती हैं और यहाँ बाढ़ भी बहुत आती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का जिक्र है, मजुली आइलैंड। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। ये अपने आप में एक पूरा जिला है। अरे वाह! ये दिखाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितनी विशाल है। सोर्स में ये भी बताया गया है कि असम में धूबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नदियों की इस यात्रा का अंत डेल्टा में होता है। डेल्टाइक फीचर्स के बारे में क्या जानकारी है? जब ये विशाल नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और वे अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी मुहाने पर जमा कर देती है। इसी से डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना सुंदरबंस डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और अपनी बायोडायवर्सिटी, खासकर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हुआ मैदानों का पूर्व से पश्चिम का विभाजन, लेकिन सोर्स में उत्तर से दक्षिण की ओर भी एक विभाजन समझाया गया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल। अगर हम शिवालिक की तलहटी से दक्षिण की ओर देखें, तो मैदानों को मुख्य रूप से 3 समानांतर जोन्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है भाबर, जिसका डिस्क्रिप्शन है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी जो शिवालिक के समानांतर है। यहाँ नदियां पहाड़ों से उतरते ही अपने साथ लाए बड़े-बड़े पत्थर और कंकड़ जमा कर देती हैं। इसी वजह से ये एक पोरस रीजन है, यानी इसमें बहुत छिद्र होते हैं। यहाँ छोटी नदियां और धाराएं इन पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती हैं? हाँ बिल्कुल, और इसलिए ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा, तो भाबर में नदियां पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं और फिर तराई में वापस सतह पर आ जाती हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एकदम सही पकड़ा आपने। तराई क्षेत्र भाबर की ठीक दक्षिण में है। ये एक गीला, दलदली और मार्शी इलाका है, जहाँ वो गायब हुई नदियां बिना किसी तय चैनल के फिर से सतह पर आ जाती हैं। इस वजह से यहाँ घने जंगल और समृद्ध बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। सोर्स में एक महत्वपूर्ण तथ्य है
कि प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क इसी तराई क्षेत्र में स्थित है। तराई के बाद आते हैं असली जलोढ़ मैदान, जिन्हें अलूवियल प्लेन्स कहा गया है, और इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, भांगर और खादर। इन दोनों में क्या अंतर है? यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। भांगर वो बेसिकली पुरानी जलोढ़ यानी ओल्डर एलुवियम से बना है। ये नदी के बाढ़ वाले मैदान से दूर ऊंचाई पर स्थित होता है। ओके। इसमें छूनेदार पत्थर, जिन्हें कंकड़ कहते हैं, पाए जाते हैं। इसकी तुलना में खादर नया जलोढ़ यानी यंगर एलुवियम है। ये नदी के ठीक पास वाला निचला इलाका है, जहां हर साल बाढ़ का पानी नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछा देता है। तो इसका मतलब खादर भांगर की तुलना में ज्यादा उपजाऊ हुआ और सघन खेती के लिए बेहतर है। बिल्कुल, खादर को हर साल पोषक तत्व मिलते रहते हैं, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होता है। भांगर और खादर का ये अंतर उत्तर भारत की कृषि के लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर हमें इन मैदानों की कुछ सबसे अनोखी बातें याद रखनी हो, यानी की ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो वो क्या होंगी? सबसे पहले तो इनके रिलीफ फीचर्स, जैसे सैंड बार्स, ऑक्सबो लेक्स, मियांडर्स, जो नदियों की धीमी गति को दर्शाते हैं। दूसरा, माजुली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र की विशालता का प्रतीक है। राइट। और तीसरा, डोआब्स, यानी दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, जो इस पूरे रीजन की कृषि की रीढ़ है। तो मैदानों की इस नई और उपजाऊ दुनिया से अब हम चलते हैं भारत के सबसे पुराने और स्थिर भूभाग की ओर, पेनिनसुलर प्लेटो। हाँ, पेनिनसुलर प्लेटो एक प्राचीन टेबललैंड है जो क्रिस्टलीन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इसे ऐसे समझिए कि यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत नींव है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। इसका सामान्य ढलान पूर्व की ओर है, जो यहाँ बहने वाली ज्यादातर नदियों की दिशा से पता चलता है। इसकी सीमाएं कहाँ तक है? सोर्स के अनुसार इसके उत्तर पश्चिम में अरावली का विस्तार डेली रिज है, पूर्व में राजमहल हिल्स, पश्चिम में गिर रेंज और दक्षिण में कार्डमम हिल्स हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर में मेघालय प्लेटो और कार्बी एंगलोंग प्लेटो भी इसी प्राचीन पठार का हिस्सा हैं, जो बाद में अलग हो गए। सोर्स में इसकी स्टेबिलिटी का भी जिक्र है। बताया गया है कि ये कैम्ब्रियन पीरियड से ही स्टेबल है। इसी वजह से यहाँ हिमालय की तरह विनाशकारी भूकंप कम आते हैं। हालांकि इसमें वर्टिकल मूवमेंट्स और ब्लॉक फॉल्टिंग हुई हैं। इसी फॉल्टिंग की वजह से यहाँ रिफ्ट वैलीज यानी भ्रंश घाटियां बनी हैं, जैसे नर्मदा और तापी की घाटियां। एग्जैक्टली। और यहाँ की चट्टानें बहुत पुरानी और कठोर हैं, इसलिए यहाँ आपको टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स और क्वार्टजाइट डाइक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो पानी को प्राकृतिक रूप से जमा करने में मदद करते हैं। आपने रिफ्ट वैलीज का जिक्र किया। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं, जबकि पठार का समान ढलान पूर्व की ओर है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब टेक्टोनिक एक्टिविटी में छिपा है। नर्मदा और तापी नदियां रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। ये घाटियां जमीन के धंसने से बनी हैं और इनका ढलान पश्चिम की ओर है। अच्छा, इसलिए? हाँ, इसलिए ये नदियां बाकी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के विपरीत अरब सागर में जाकर मिलती हैं। चलिए, अब इस विशाल पठार के डिविजन्स को समझते हैं। पहला है डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, एक त्रिभुजाकार भूभाग है। इसके पश्चिम में वेस्टर्न घाट्स, पूर्व में ईस्टर्न घाट्स और उत्तर में सातपुरा, मैकल और महादेव हिल्स हैं। इसके अंदर भी कई छोटे पठार हैं, जैसे महाराष्ट्र प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो और तेलंगाना प्लेटो। दूसरा डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी मध्य उच्च भूमि। ये दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित हैं। इनकी सीमा पश्चिम में अरावली रेंज और दक्षिण में विंध्या रेंज बनाती है। इनका ढलान उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। अच्छा, इसीलिए यहाँ की नदियां यमुना में मिलती हैं। बिल्कुल, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा प्लेटो जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। आपने बताया था कि ये मुख्य पठार का ही हिस्सा है, तो ये अलग कैसे हुआ? इसका कारण भी टेक्टोनिक फोर्सेस हैं। जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी, तो राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच का हिस्सा नीचे धंस गया। इस गैप को मालदा गैप कहते हैं। ओके, मालदा गैप। हाँ, जिसे बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपनी लाई मिट्टी से भर दिया। इसी वजह से ये पठार मुख्य पेनिनसुलर प्लेटो से अलग दिखाई देता है। सोर्स में इन डिविजन्स के कुछ और की फीचर्स भी बताए गए हैं, जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स में अरावली और विंध्य रेंज का महत्व। हाँ, अरावली रेंज दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, जो अब बहुत घिस चुकी है। वहीं विंध्य रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का काम करती है। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो के बारे में, इसमें गारो खासी और जयंतिया हिल्स का जिक्र है। ये मेघालय पठार के ही हिस्से हैं, जिनका नाम वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। ये पठार कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिजों से समृद्ध है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? चिरापुंजी, जो इसी पठार पर है, में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन सोर्स कहता है कि इतनी बारिश के बावजूद वहाँ की सतह चट्टानी यानी बेयर रॉक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानसून की भारी बारिश अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाती है, जिसे इरोजन कहते हैं। लगातार और भारी बारिश की वजह से वहां मिट्टी बन ही नहीं पाती और सिर्फ नंगी चट्टानें रह जाती हैं। अच्छा। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर यूपीएससी 2014 में सवाल भी पूछा गया था।
सोर्स में एक और यूपीएससी रेफरेंस है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। जी, नोकरेक मेघालय पठार पर स्थित गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसकी लोकेशन पर यूपीएससी 2013 और 2023 दोनों में सवाल आए हैं। ये दिखाता है कि फिजिकल ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर पढ़ना कितना जरूरी है। बिल्कुल। द इंडियन डेजर्ट, सोर्स के मुताबिक इसकी लोकेशन कहाँ है? हाँ, तो ये अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थली मतलब लैंड ऑफ द डेड। एग्जैक्टली। और इसकी टोपोग्राफी काफी अंडुलेटिंग है। अंडुलेटिंग मतलब लहरदार। हाँ, लहरदार जमीन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और बार्शन्स मतलब क्रेसेंट शेप ड्यून्स पाए जाते हैं। यहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल 150 मिलीमीटर से भी कम है, जो इसकी एरिड नेचर को दिखाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। सोर्स में एक बिलीफ का जिक्र है। हाँ, कि ये पूरा क्षेत्र मेसोजोइक एरा के दौरान समुद्र के नीचे था। और ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, इसका सबूत भी है ना? जैसलमेर के पास वुड फॉसिल्स मिले हैं। बिल्कुल, ब्रह्मसर नाम की जगह पर, जो करीबन 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल एविडेंस है। सोर्स में आकल वुड फॉसिल पार्क का भी जिक्र है। हाँ, जो जैसलमेर राजस्थान में एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है। देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोर्स आगे ये भी बताता है कि इसका जो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर है वो पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक्सटेंशन है। राइट, लेकिन इसे ऊपर से फिजिकल वेदरिंग और विंड एक्शंस ने पूरी तरह से शेप कर दिया है। What's fascinating here is the prominent desert features. हाँ, इनमें मशरूम रॉक्स हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स हैं और ओएसिस भी हैं, जो ज्यादातर सदर्न पार्ट में मिलते हैं। रिवर्स की बात करें तो सोर्स कहता है कि इस रीजन की नदियां इफेमरल हैं। इफेमरल मतलब अस्थाई। ये नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो ये इनलैंड ड्रेनेज बनाती हैं? एग्जैक्टली, वो रेत में ही विलीन हो जाती हैं या किसी लेक या प्लाया में मिल जाती हैं। प्लायाज जहां से सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है उनमें ब्रैकिश वाटर होता है। ओके, अब हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स के मुताबिक इसके कई लोकल नेम्स हैं। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स और केरला में अनायमलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स। इसे मलाबार कोस्ट भी कहा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी 2014 में पूछा भी गया था कि वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। एलिवेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट्स की तुलना में ज्यादा ऊंचे और कंटिन्यूअस है। इनकी एवरेज एलिवेशन लगभग 1500 मीटर है। और हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है। If we connect this to the bigger picture, तो ये दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से एक है। इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सोर्स के अनुसार ये 6 स्टेट्स में फैला हुआ है: केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इस पर यूपीएससी 2017 में सवाल भी आया था। और यहाँ से कई इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। कमिटीज फॉर वेस्टर्न घाट्स का भी जिक्र है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। यूपीएससी 2016 का रेफरेंस भी इसमें। हाँ, पहली है गैडगिल कमेटी 2011, जिसने रेकमेंड किया कि पूरे वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ESA घोषित किया जाए। और दूसरी कस्तूरी रंगन कमेटी 2013, जिसका एम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना था। इसने गैडगिल रिपोर्ट के सिस्टम को अपोज किया था। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कंजर्वेशन मॉडल्स। अच्छा, पीक्स की बात करें तो अनाईमुडी 1695 मीटर्स अनाईमलाई हिल्स पर स्थित है, जो पेनिनसुला प्लेटो की हाईएस्ट पीक है। और दोदा बेटा 2637 मीटर्स नीलगिरी हिल्स पर है, जो साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और हिल स्टेशंस सोर्स में ऊटी, मुन्नार और कोडाईकनाल का जिक्र है। हाँ, ऊटी नीलगिरी हिल्स में, मुन्नार अन्नामलाई हिल्स में और कोडाईकनाल पालिनी हिल्स में है। सोर्स में एक बहुत ही उपयोगी टेबल है, इंपॉर्टेंट पासेस इन द वेस्टर्न घाट्स। मैं एक एक करके बताती हूँ। ठीक है। पहला भोर घाट, ये महाराष्ट्र में खंडाला के पास है। ये मुंबई पुणे को जोड़ता है और एक मेजर रेल और रोड रूट है। फिर है थाल घाट या कसारा घाट, ये भी महाराष्ट्र में है, नाशिक रीजन में। ये मुंबई नाशिक को जोड़ता है और नॉर्दर्न महाराष्ट्र के साथ ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब साउथ की तरफ आते हैं, पालघाट गैप। हाँ, पालक्कड़ गैप, ये केरला तमिलनाडु के बीच में है। ये एक लो माउंटेन गैप है और साउथ वेस्ट मानसून के लिए एक मेजर गेटवे है। ये कोयम्बटूर पालक्कड़ को जोड़ता है। फिर शैनकोटा पास, ये भी केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर है। ये कोल्लम तिरुनेलवेली को जोड़ता है, रेल रूट इसी से गुजरता है। टेबल में भोरघाट का जिक्र फिर से है, खंडाला घाट के नाम से। बेसिकली ये कोंकण कोस्टल प्लेन्स को इंटीरियर डेक्कन से जोड़ता है। फिर अरियनकावो पास, ये पुनालोर टेनकासी को जोड़ता है केरला और तमिलनाडु के बीच। ट्रेड के लिए यहाँ एक रेल लाइन है। पेरम्बाड़ी पास, ये कर्नाटका केरला में है, जो कन्नूर को कोडागु डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है। और आखिर में ताम्हिनी घाट, ये भी महाराष्ट्र में है। ये पुणे को कोंकण रीजन से जोड़ता है और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये सारे पासेस कनेक्टिविटी और ट्रेड के लिए हिस्टोरिकली और कमर्शियली बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। सोर्स में एक PW+ बॉक्स है जो वेस्टर्न घाट्स के फॉर्मेशन के बारे में बताता है। What's fascinating here is कि वेस्टर्न घाट्स ट्रू फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, बल्कि पेनिनसुलर प्लेटो का एक फॉल्ट स्कार्प एस्कार्पमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये तब बना जब गोंडवाना लैंडमास टूटा
और मेडागास्कर सबडक्ट होकर अरेबियन सी में चला गया। इस टेक्टोनिक इवेंट ने एक स्टीप क्लिफ लाइक वेस्टर्न एज और एक जेंटल रोलिंग ईस्टर्न स्लोप बनाया। ओके, लेट्स अनपैक द ईस्टर्न घाट्स नाउ। सोर्स के अनुसार ये डिसकंटिन्यूअस और लो हिल्स हैं। हाँ, और इसकी वजह है इरोजन। बड़ी बड़ी नदियों ने इन्हें काट दिया है। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से गुजरते हैं और कर्नाटका और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से भी। सोर्स में हिल रेंजेस का नॉर्थ टू साउथ का क्रम दिया गया है। हाँ, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले महेंद्रगिरी हिल्स उड़ीसा में, जो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। फिर नल्लामाला हिल्स, जहां श्रीसाइलम टेम्पल है। इस पर यूपीएससी 2015 में सवाल था। उसके बाद वेलिकोंडा और पॉलकोंडा आंध्र प्रदेश में। और सबसे साउथ में तमिलनाडु में जावाडी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पाचामलाई हिल्स और सिरुमलाई हिल्स। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी हिल्स पर आकर मिलते हैं। सोर्स में कुछ और इम्पोर्टेंट हिल्स का भी जिक्र है। हाँ, जैसे अमरकंटक हिल्स, जो विंध्यन और सतपुरा रेंजेस के कॉन्फ्लुएंस पर हैं। बिलिगिरी रंगना हिल्स का जिक्र भी है, जो कर्नाटका में है। ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। और शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, जो ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। सात्यमंगलम टाइगर रिजर्व टीएन का भी रेफरेंस है। हाँ, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर एक की पोजीशन में स्थित है। इस पर यूपीएससी 2017 में सवाल आया था। अब आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। इंडिया की एक्सटेंसिव कोस्टलाइन को दो मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सोर्स में एक मैप भी है जो काथियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और उत्कल कोस्ट को दिखाता है। पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स हैं। इसका मतलब है कि ये नैरो है और पोर्ट डेवलपमेंट के लिए नेचुरल कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं। अच्छा। इसका नॉर्दर्न पोर्शन इमर्जेंट और सबमर्जेंट दोनों है, लेकिन सदर्न पोर्शन जो केरला कोस्ट है वो इमर्जेंट कोस्ट का एग्जाम्पल है। इसकी डिविजन्स क्या हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ पहले कच्छ एंड कथियावाड़ कोस्ट गुजरात, फिर कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा, उसके बाद कनाडा कोस्ट कर्नाटका और आखिर में मालाबार कोस्ट केरला। सोर्स में एक नोटेबल पॉइंट है, एंशिएंट सिटी ऑफ द्वारका, जो अब सबमर्ज्ड है। हाँ, ये सबमर्जेंस का एक बड़ा प्रमाण है। यहाँ कांडला, मजगांव, जेएलएन पोर्ट, नवाशिवा, मारमगांव, मैंगलोर, कोचीन एटसेट्रा जैसे इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स हैं। ये प्लेन्स बीच में नैरो हैं और नॉर्थ और साउथ की तरफ ब्रॉडर हैं। करेक्ट। और यहाँ की नदियाँ डेल्टाज नहीं बनाती हैं। मालाबार कोस्ट अपने कायाल्स के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, बैक वाटर्स। ये फिशिंग और टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेहरू ट्रॉफी, वल्लम काली मतलब बोट रेस, पुन्नमादा कायाल में होती है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्टर्न रिवर्स डेल्टा क्यों नहीं बनाती? की रीजन क्या है? सोर्स बताता है कि नर्मदा, तापी, लूनी जैसी नदियां हार्ड रॉक से होकर बहती हैं, स्टीपर ग्रेडियंट्स पर, और बहुत कम सेडिमेंट कैरी करती हैं। और वो अरेबियन सी में एंटर करती हैं, जहां हाई वेव एनर्जी होती है। हाँ, जो सेडिमेंट डिपोजिशन को रोकती है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये इमर्जेंट कोस्ट्स हैं। और वेस्टर्न प्लेन से ज्यादा चौड़े हैं। कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस का मतलब है कि या तो लैंड के अपलिफ्ट से बनी है या सी लेवल के लोअरिंग से। इसका नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न सरकार कहलाता है और सदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं। हाँ, सोर्स में लेक चिलिका ओडिशा का जिक्र है, जो महानदी डेल्टा के साउथ में इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ड्यू टू इट्स इमर्जेंट नेचर यहाँ पोर्ट्स और हार्बर्स कम है ना? बिल्कुल। कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब हम आखिरी सेक्शन द आइलैंड्स पर आते हैं। इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। पहले बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स की बात करते हैं। यहाँ लगभग 572 आइलैंड्स हैं। ये एनएस डायरेक्शन में है और अंडमान आइलैंड्स नॉर्थ और निकोबार आइलैंड साउथ में डिवाइडेड है। इस पर यूपीएससी 2017 में रेफरेंस भी है। हाँ, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं रिचीज आर्किपेलागो और लैब्रिंथ आइलैंड। अंडमान सी इन आइलैंड्स की ईस्ट में है। माना जाता है कि ये सबमर्ज्ड माउंटेन्स का एलिवेटेड पोर्शन है, राइट, जिनमें से कुछ वोल्केनिक ओरिजिन के भी हैं। जैसे कि बैरन आइलैंड, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। लास्ट वोल्केनिक इरप्शंस 28 सितंबर 2018 को हुए थे। ये यूपीएससी 2018 का सवाल था। बिल्कुल। माउंटेन पीक्स की बात करें तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, जो हाईएस्ट पीक है। माउंट डेवलो मिडिल अंडमान में, माउंट कोयोब साउथ अंडमान में है और माउंट थ्यूलर ग्रेट निकोबार में। कुछ आइलैंड्स के नाम भी बदले गए हैं। हाँ, रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप और नील आइलैंड शहीद द्वीप है। ये आइलैंड्स कन्वेक्शनल रेनफॉल और इक्वेटोरियल वेजिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट। अब अरेबियन सी आइलैंड्स, इसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड शामिल है। ये 8 डिग्री N, 12 डिग्री N लैटिट्यूड और 71 डिग्री E, 74 डिग्री E लॉन्जिट्यूड के बीच स्थित हैं। इनकी खासियत क्या है? ये पूरा ग्रुप कोरल डिपॉजिट से बना है और केरला कोस्ट के पास है। फॉर्मली ये लकादीव, मिनिकॉय और आमिंडीवी के नाम से जाने जाते थे। और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। अदर आइलैंड्स हैं अमिंडीवी आइलैंड और कैनानोर आइलैंड। ईस्टर्न सीबोर्ड में पेबल्स,
शिंगल्स, कॉबल्स और बोल्डर्स हैं। हाँ, सोर्स में चैनल्स को लेकर 2 टेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करता है। ये यूपीएससी 2014 में आया था। हाँ, दूसरी टेबल में 11 डिग्री चैनल अमीनी डिवी और कैननौर आइलैंड के बीच है। डंकन पैसेज, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। सेंट जॉर्ज चैनल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच, और ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के बीच है। Okay, let's end with a quick knowledge check based on the sources identified the state and places box. ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। Let's do it. Clue number 1, UPSC 2011 से एक राज्य जिसकी नॉर्दर्न पार्ट एरिड एंड सेमी एरिड है, सेंट्रल पार्ट कॉटन प्रोड्यूस करता है और फूड क्रॉप्स पर कैश क्रॉप्स को प्राधान्यता दी जाती है। ये गुजरात है। करेक्ट। क्लू नंबर 2, UPSC 2011, 2 अलग अलग सोर्सेज से आने वाली एक इंपॉर्टेंट नदी जो ओडिशा में समुद्र से मिलने से ठीक पहले मर्ज होती है। ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण साइट है। ये भीतरकनिका का होगा। राइट। क्लू नंबर 3, UPSC 2012, एक राज्य जो अपने नॉर्दर्न पार्ट में शिवालिक रेंज का अनुभव करता है, 80% फॉरेस्ट कवर के साथ और 12% फॉरेस्ट कवर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ये अरुणाचल प्रदेश है। करेक्ट। क्लू नंबर 4, UPSC 2015, एक पर्टिकुलर रीजन में लोग बैम्बू ब्रिजेस बनाते हैं। जैसे जैसे समय बीता है ये ब्रिजेस मजबूत होते जाते हैं। ये यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पाए जाते हैं? ये तो मेघालय ही हो सकता है। बिल्कुल। और आखिरी क्लू UPSC 2017 से, एक जगह जहां समुद्र के किनारे खड़े होने पर आप देखेंगे कि सी वाटर शोर लाइन से कुछ किलोमीटर पीछे चला जाता है और दिन में 2 बार वापस आता है, जिससे आप सी फ्लोर पे चल सकते हैं। ये यूनिक फिनोमेना चांदीपुर, उड़ीसा में देखा जाता है। ये सभी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे बदला जा सकता है। That's it for today. आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही UPSC प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। UPSC सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।